हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश बादौद और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स इमेजिनरी में। फ्रेंड्स, आज फंडामेंटल राइट्स का मैं पार्ट 2 बताऊंगा आपको। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कर सकते हैं इमेजिनरी कम्युनिटी, या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसमें आप ओके करके वहां से इस लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बताऊं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2। और अगर आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो 6 ब्रॉड ग्रुप्स में जो है आपके बांटे गए हैं। तो आपका जो फर्स्ट ग्रुप है वो है राइट टू इक्वालिटी, जिसमें हम आर्टिकल 14 टू 18 देखेंगे। आपका सेकंड ग्रुप है राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल 19 टू 22 आएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपका तीसरा ग्रुप है, जिसमें आर्टिकल 23 एंड 24 है। आर्टिकल टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपका चौथा ग्रुप है, जिसमें आर्टिकल 25 टू 28 आएगा। और फिर आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, जो आपके आर्टिकल 29 और 30 में आएंगे। आपका लास्ट ग्रुप है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आपका आर्टिकल 32 में आएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमारे पास 7 राइट्स होते थे, मतलब 7 एक ब्रॉड ग्रुप्स होते थे, लेकिन अब सिर्फ 6 ही ग्रुप्स हैं। राइट टू प्रॉपर्टी आपका अब फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ठीक है। तो इससे आगे हम बढ़े तो आज हम ग्रुप 1 की बात करेंगे। जो आपका ग्रुप 1 है वो है आपका राइट टू इक्वालिटी, मतलब कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे। ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 में आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल जो इसका पहला आर्टिकल है राइट टू इक्वलिटी का, वो है आर्टिकल 14। और वो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शैल नॉट डेनी टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ। यहाँ पे दो चीजें हैं फ्रेंड्स, ये ध्यान से देखिए, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। कानून के समक्ष सभी बराबर या सभी के अधिकारों का बराबर प्रोटेक्शन। ठीक है। ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सरकार किसी के भी अधिकारों के लिए जो है मना नहीं कर सकती जो इंडिया की टेरिटरी में रहता है। ठीक है। किसी के भी, यहाँ पर किसी के भी मतलब चाहे वो आपका सिटीजन है चाहे नहीं है, अगर वो विद इन इंडियन टेरिटरी रह रहा है, दैट मीन्स सरकार को उसके अधिकारों की रक्षा करनी होगी। ठीक है। दिस कंसेप्ट इज बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ध्यान से ये कंसेप्ट याद रखना है कि ये जो राइट टू इक्वलिटी का कंसेप्ट है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इक्वलिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कंसेप्ट। इट मींस नो मैन इज अबव लॉ एंड एवरी पर्सन वट एवर हिज हर सोशल स्टेटस। ध्यान में देखिए, इस चीज को ध्यान से पढ़िए। वट एवर बी हिज हर बट एवर बी हिज और हर सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस, समाज में वो कैसा है, अमीर है गरीब है, ठीक है, उसका सोशल स्टेटस किस तरह से है, उसको देखे बगैर, उसको जाने बगैर सभी कानून के समक्ष बराबर होंगे, ये कहता है। ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये एक नेगेटिव कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि आप एक देखिए, एक बिलियनर व्यक्ति है और एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है, रोज का कमाता है, रोज का खाता है। ठीक है। तो उन दोनों के अधिकार को हम कैसे, उन दोनों को कैसे हम इक्वल ट्रीट कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें कानून के सामने बराबर रख सकते हैं, जबकि उनके पास रिसोर्सेज उनके बराबर नहीं है, उनकी वेल्थ बराबर नहीं है, ठीक है, उनका सोशल स्टैंडर्ड बराबर नहीं है, तो सिर्फ वो कानून के सामने ही वो बराबर क्यों हो? तो ये जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कंसेप्ट, ये एक आपका नेगेटिव कंसेप्ट है। ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट। नॉट एब्सोल्यूट का मतलब ये परमानेंट नहीं है, कभी भी इनको हटाया जा सकता है। एंड देयर आर नंबर ऑफ एक्सेप्शन टू इट, और इनमें बहुत सारी एक्सेप्शंस भी हैं। तो वो एक्सेप्शंस क्या है वो हम आगे देखेंगे। आगे बात करें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मैंने आपको दो चीजें बताई थी, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो आपका एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। ये किस तरह से पॉजिटिव कंसेप्ट है? इट मींस ऑल पर्सन इन सिमिलर कंडीशन शैल बी ट्रीटेड अलाइक। सभी पर्संस की कंडीशन जो होंगी वो सिमिलर होनी चाहिए। अगर गरीब व्यक्ति हैं तो उस गरीब व्यक्ति का जो कंपैरिजन है वो गरीब व्यक्ति के साथ ही किया जा सकता है, और अगर अमीर व्यक्ति है तो उस अमीर व्यक्ति का कंपैरिजन जो है अमीर व्यक्ति के साथ ही किया जा सकता है। मैं अमीर और गरीब आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन कंडीशन कुछ भी हो सकती है। आपका सोशल स्टेटस हो सकता है, जाति के ऊपर हो सकता है, रिलीजन के ऊपर हो सकता है। ठीक है। इस तरह से कुछ भी हो सकता है। और ये कंसेप्ट जो है फ्रेंड्स वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आपका यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इस चीज को आप ध्यान में रखें। देयर कैन बी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द ग्रुप्स। ग्रुप्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है, बट कैन नॉट बी विद इन द ग्रुप्स। ग्रुप्स के अंदर नहीं।
मैं फिर से आपको अमीर और गरीब का एग्जांपल दूं। अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन करनी है, डिस्क्रिमिनेशन मीन इन द सेंस कि आपको अगर कोई ऐसे लॉज बनाने हैं जो एक जो मतलब दबा हुआ तबका उसको ऊपर उठाने के लिए बनाए जा रहे हैं, तो वो जो है डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह के लॉज बिटवीन द ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन विद इन द ग्रुप्स नहीं बनाए जा सकते। जैसे अगर अमीर गरीब का एग्जांपल दूं तो अमीर अमीर के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। अमीर अमीर इक्वल है, वो हमेशा इक्वल ही रहेंगे, लेकिन अमीर और गरीब के बीच डिस्क्रिमिनेटरी लॉज बनाए जा सकते हैं। ठीक है। स्टेट कैन मेक सर्टेन डिस्क्रिमिनेट लॉज विच इज इन द फेवर ऑफ लेस प्रिविलेज सेक्शन। ये आर्टिकल कहता है कि स्टेट, स्टेट का यहां से मतलब कंट्री, ना कि कोई इंडिविजुअल स्टेट जैसे हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इस तरह से कोई इंडिविजुअल स्टेट्स नहीं। स्टेट का मीनिंग इन द सेंस यहाँ पे कंट्री, कंट्री या गवर्नमेंट के पास इसके लिए फ्री है कि वो किसी विशेष तबके के उत्थान के लिए स्पेशल लॉज बना सकती है। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था इस आर्टिकल 14 में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, तो हम इस एक्सेप्शंस को भी साथ साथ में देख लेते हैं। तो क्या क्या एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे। आर्टिकल 361 जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 361 है, वो कहता है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग देयर टर्म्स ऑफ ऑफिस। जब आपके प्रेसिडेंट और गवर्नर आपके ऑफिस में होंगे, तो जब उनका टेन्योर होगा, जो 5 साल का टेन्योर होता है, उस टेन्योर के बीच उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं किए जा सकते। यहाँ पर आर्टिकल 14 कहता है कि सभी बराबर होंगे, चाहे वो कोई भी हो। और एक तरफ आपका आर्टिकल 361 कहता है कि आपके क्राइम का जो क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स है वो गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं चल सकती। तो ये इस तरह से ये डिस्क्रिमिनेशन ही है एक प्रकार से। तो ये जो है आर्टिकल 14 के लिए एक आपकी एक्सेप्शन है। ठीक है। आगे बात करें, जो दूसरी एक्सेप्शन है वो है आर्टिकल 31C। और आर्टिकल 31C कहता है स्टेट दैट लॉ मेड बाय द state for implementing the directive principle contained in clause B or C of article 39 cannot be challenged on any grounds that they are violating the article 14। आर्टिकल 31C कहता है कि जो आर्टिकल 39 के B और C क्लॉज में जो चीजें लिखी गई हैं, उनको आधार मानकर कोई भी व्यक्ति जो है आपका कोर्ट में केस नहीं कर सकता, ये कहकर कि ये हमारे फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। ठीक है। और आर्टिकल 39B और C क्या है, ये हम यहाँ पे देखें। आर्टिकल 39B है ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सब्जर्व द कॉमन गुड। ये कहता है आर्टिकल 39B की जो आपके कॉमन रिसोर्स हैं या जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, वो सरकार मतलब किसी को ज्यादा बांट सकती है, किसी को कम बांट सकती है। अब जो लेस प्रिविलेज है उसको सरकार ज्यादा बांटेगी, और जो प्रिविलेज है जिसके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पहले से ही है, हो सकता है उसको उन रिसोर्सेज से दूर रखा जाए। तो एक प्रकार से ये भी अनइक्वल ट्रीट करने का मेथड है, लेकिन इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी एक विशेष ग्रुप को ऊपर उठाने के लिए किया जा रहा है, तो ये चैलेंज नहीं किए जा सकते। और आर्टिकल 3 है ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट। ठीक है। और तीसरी एक्सेप्शन देखें, अंडर द इंटरनेशनल लॉ फॉरेन सॉवरेन्स एम्बेसडर डिप्लोमेट्स एंजॉय फुल इम्यूनिटी फ्रॉम एनी जुडिशियल प्रोसेस। ये जो है, जो विदेशी लोग हैं, हमारे एम्बेसडर हैं दूसरी कंट्रीज के, जैसे पाकिस्तान के राजदूत हैं या किसी अन्य कंट्री के राजदूत हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, वो सभी जो है वो फुल इम्यूनिटी होती है, उन्हें किसी भी जुडिशियल प्रोसेस है मतलब उनके विरुद्ध कोई भी केस नहीं चलाया जा सकता है। तो वो इंडियन टेरिटरी में रह रहे हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि पहले इसकी डेफिनेशन थी आर्टिकल 14 की, इंडियन टेरिटरी में जो भी लोग होंगे वो सारे इक्वल ट्रीट किए जाएंगे, लेकिन ये हैं तो इंडियन टेरिटरी में, लेकिन ये जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग से इम्यून है, मतलब इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जा सकता, कोई भी कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक प्रकार की एक्सेप्शन है। और नंबर 4 एक्सेप्शन देखें, वो है ड्यूरिंग प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल 14 कैन बी सस्पेंडेड। ये कहता है आपका आर्टिकल 359(1), जब इमरजेंसी होगी तो आपके सारे जो भी इसमें कहा गया है सारी सब कुछ चीजें सस्पेंड हो जाएंगी बिना फर्दर नोटिस। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी एक्सेप्शंस आर्टिकल 14 की। ठीक है। अब आर्टिकल 15 देखें हम। आर्टिकल जो इसका इक्वलिटी बिफोर लॉ का दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 15, वो आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। की आपकी प्रोहिबिशन, ये आपको रोकता है कि जो आपकी धर्म, जाति, रंग,
और लिंग और जन्म के स्थान पर जो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है वो आर्टिकल ये 15 उसको रोकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 15(1) क्या कहता है? द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ द ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है, स्टेट नहीं कर सकती, स्टेट मतलब किसी के भी खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती कि किसी ने अगर नौकरी पे लगना है, कोई नौकरी है, ठीक है, तो वहां पर स्टेट ये नहीं कह सकती कि आप इस रंग से हो तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप इस रिलीजन से हो तो आपको नौकरी नहीं मिल सकती, आप इस कास्ट से हो आपको नौकरी नहीं मिल सकती। इस तरह से डिस्क्रिमिनेटरी लॉज सरकार नहीं बना सकती। ठीक है, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ओनली वर्ड लिखा है, ओनली का मतलब सिर्फ यही क्राइटेरिया होंगे जिनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती, बाकी डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है। जैसे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ को छोड़कर बाकी पर डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है। जैसे एजुकेशन पर डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है कि अगर आपको कोई जॉब है तो उसके लिए मान लो आपकी डिग्री चाहिए एमबीए, ठीक है, तो वो ही भर सकते हैं जिनके पास एमबीए की डिग्री है, लेकिन जिनके पास एमबीए की डिग्री नहीं है वो नहीं भर सकते। तो ये एक प्रकार की भी डिस्क्रिमिनेशन हुई कि सभी नहीं भर सकते, वही भर सकते हैं जिनके पास एमबीए की डिग्री है। तो मींस कि इन चीजों के ऊपर इन चीजों को छोड़कर बाकी कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है। ठीक है, तो ध्यान में रखें। आर्टिकल 15(2) कहता है नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी रेस्ट्रिक्शन ऑन कंडीशन विद रिगार्ड टू। कोई भी व्यक्ति ये जो ऊपर लिखी हुई चीजें हैं इनके बेसिस पर उनको रोका नहीं जा सकता फॉलोइंग चीजों में। किन किन चीजों में? एक्सेस टू शॉप, शॉप में जाने पर, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने पर, होटल्स में जाने में, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट में जाने पर। ठीक है, कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद यूज ऑफ वेल्स मतलब कुओं का इस्तेमाल करने से, टैंक्स का, बाथिंग घाट्स का, रोड्स का एंड प्लेसेस का एंड पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्सली आउट ऑफ द स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ द जनरल पब्लिक। इन जगहों पर जाने से किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता। किन ग्राउंड्स पर? रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, या किसी भी इनमें से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी व्यक्ति को ये कहकर नहीं रोका जा सकता कि आप छोटी कास्ट से हो तो, या सो कॉल्ड छोटी कास्ट, कि आप इस कास्ट से हो तो आप वेल्स का यूज नहीं कर सकते, या टैंक्स का यूज नहीं कर सकते, या इस शॉप में नहीं जा सकते, या इस रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। जो आपका आर्टिकल 15(3) है वो कहता है नथिंग इन दिस आर्ट प्रिवेंट स्टेट टू मेक स्पेशल लॉज टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। देखिए, इस आर्टिकल में ऐसी भी कोई चीज नहीं है जो आपको स्टेट को रोकती है कि आप वुमेन्स एंड चिल्ड्रन के लिए लॉज ना बनाएं, या वुमेन्स के उत्थान के लिए या चिल्ड्रंस के उत्थान के लिए आप लॉज बना सकते हैं। ठीक है, आपका आर्टिकल 15(3) कहता है। आर्टिकल 15(4) कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल ऑफ or article 29(2) shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially, देखिए यहाँ पे चीज देखिए, सरकार फ्री है कि वो किसी भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए या एससी या एसटी के लिए लॉ बनाए सकती है। मतलब आर्टिकल 15(4) कहता है कि सरकार फ्री है कि वो सोशल और एजुकेशनल तरीके से जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए, या एससी या जो एसटी हैं उनके लिए लॉज बना सकती है, स्पेशल लॉ बना सकती हैं जो सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होंगे, बाकी के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो स्टेट बना सकती है। और ये कब ऐड किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1951। जब आपकी पहली कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट हुई थी 1951 में, तब ये लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो ये ध्यान में रखिए कि कौन सा आर्टिकल जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसमें ऐड किया गया था। ठीक है, आगे बात करें जो आपका आर्टिकल 15(5) है वो एक थोड़ा बड़ा आर्टिकल है। वो कहता है Nothing in this Art or Art 19(1)(g) shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of socially and educationally backward classes or for the SC and ST insofar as provision relate to their admission to education institution including private, whether aided or unaided by the state other than the minority education institution referred to in clause 1 of Article 30।
देखिए फ्रेंड्स, ये जो इतना बड़ा इन्होंने लिखा है, इसका सिर्फ इतना सा ही मतलब है कि आप सरकार जो है स्पेशल लॉज बना सकती है किसी भी सोशली या एजुकेशन बैकवर्ड क्लास के लिए या एससी एसटी के लिए, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, चाहे फिर वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, चाहे वो सरकार द्वारा एडेड किया गया हो, चाहे सरकार उसको फंड देती हो या ना देती हो। आप वहां पर मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इन कैटेगरीज के लिए वहां पे सीट्स रिजर्व रख सकते हैं, स्टेट रख सकती है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, वहां पे हो सकता है कि एससी के लिए सीट्स रिजर्व ना हो, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, सिर्फ मुस्लिम के लिए है। तो जहां पर जो मुस्लिम सॉरी जो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज होंगी, जो आपकी आर्टिकल 31 क्लॉज ए में लिखी गई हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वहां पर हो सकता है कि वहां पर सीट्स रिजर्व्स ना हो, ठीक है, क्योंकि वो माइनॉरिटी है, वो ऑलरेडी माइनॉरिटीज के लिए बनी हुई है, ठीक है। तो क्या है, ऑल दीज लॉज आर अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन ओनली। ये जो सारे लॉज हैं आर्टिकल 15, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए ही एप्लीकेबल है, किसी फॉरेनर के लिए ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है। आर्टिकल 16 की तरफ बढ़े। आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो सरकार एम्प्लॉयमेंट देगी उसमें सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो 16 ए क्या कहता है, देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस। सभी इक्वल होंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में कोई भी सरकारी जॉब हो, ठीक है, उसके लिए सभी बराबर होंगे। 16 कहता का दो जो क्लॉज है वो कहता है नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन रेस कास्ट डिसेंट, यहाँ पे डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ रेसिडेंस और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस अंडर द स्टेट, बट स्टेट कैन स्पेसिफाई क्वालिफिकेशन एंड हेयर कैन नॉट बी एनी अदर ग्राउंड्स। ये जो सिर्फ ग्राउंड्स लिखे हैं, रेस कास्ट सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ डिसेंट रिलीजन, ठीक है, इन ग्राउंड्स के ऊपर किसी को भी किसी भी ऑफिस में नौकरी देने से नहीं रोका जा सकता। हाँ, सरकार ये फ्री है कि वो कुछ क्राइटेरिया रखे, एजुकेशनल क्राइटेरिया रखे या कुछ और क्राइटेरिया रखे, लेकिन इससे अलावा कोई और क्राइटेरिया नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस रेस से है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये आर्टिकल 16(2) कहता है। आर्टिकल्स अब इसकी एक्सेप्शंस की बात करें तो आर्टिकल 16(3) आपकी एक्सेप्शन है। आर्टिकल 16(3) कहता है रेजिडेंट कैन बी अ क्राइटेरिया फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स। कोई रेजिडेंस अगर किसी जगह का कोई व्यक्ति है जो हिस्टोरिकल जगहों से आता है, जो इंडिया के हिस्ट्री में बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो वहां पर रेजिडेंस क्राइटेरिया हो सकता है कि ये सिर्फ इसी क्राइटेरिया इसी रेजिडेंस में रहने वाले लोगों के लिए है, ठीक है। आर्टिकल 16(4) है स्पेशल फेवर्स इन केस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। अगर कोई बैकवर्ड क्लासेस जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं है, जिसकी मतलब संख्या कम है, कम लोग उस क्लास से आते हैं, जॉब करते हैं, तो वहां के लिए भी स्पेशल क्राइटेरिया बना सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। आर्टिकल 16(5) कहता है रिलीजन कैन बी अ ग्राउंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन फॉर द अपॉइंटमेंट इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। जैसे मैंने आपको अभी जामिया मिलिया इस्लामिया का एग्जांपल दिया, तो जामिया इस्लामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी आपकी एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो वहां पर रिलीजन क्राइटेरिया हो सकता है कि कोई कह सकता है कि वहां पर सिर्फ मुस्लिम ही हमने रखने हैं, या आपका जो अदर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होते हैं वहां पर भी इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, ठीक है। आपका आर्टिकल 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो आपकी छुआछूत है उसके खिलाफ ये आर्टिकल है, ठीक है। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। अनटचेबिलिटी आपकी अबॉलिश की गई है और ये जो है कानूनी अपराध है, ठीक है। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन द अकॉर्डेंस विद द लॉ, ठीक है। अगर अनटचेबिलिटी से कोई आपकी डिसेबिलिटी निकलती है, होती है, तो वो आप फिर आपका पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। अनटचेबिलिटी नॉट बी अंडरस्टूड इन द लिटरेरी और ग्रामेटिकल सेंस बट टू बी अंडरस्टूड इन द प्रैक्टिस एज इट हैज डेवलप्ड हिस्टोरिकली। इसको इसका जो ग्रामर या जो इसका लिटरल मीनिंग निकल रहा है, लिटरल मीनिंग इसका क्या निकल रहा है, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी की छुआछूत की, किसी को छूना नहीं है, ठीक है। छूना नहीं है, छूने से क्या होगा, मतलब कुछ जो भी होता होगा, ठीक है। अनटचेबिलिटी किसी को छूना नहीं है, तो इसका लिटरल मीनिंग होता है किसी को छूना नहीं है, लेकिन इसका सिर्फ ऐसा नहीं है कि छूना ही नहीं है। अब अनटचेबिलिटी आप बोलेंगे किसी को छूना नहीं है, तो सिर्फ छूना ही आपकी अनटचेबिलिटी है, बाकी आपको किसी सो कॉल्ड लोअर क्लास है, उनको अगर आप वेल्स में टैंक्स में खाने से, कुछ चीजों से रोक रहे हैं, रेस्टोरेंट में आने से रोक रहे हैं, तो आप उसको कहेंगे कि ये अनटचेबिलिटी नहीं है क्योंकि हम इनके साथ छू नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग है, जो इसकी डेफिनेशन है, वही
ये वही है कि जिस तरह से हिस्टोरिकली डेवलप हुई है, कि हिस्टोरिकली किस तरह से डेवलप हुई है। और हिस्टोरिकली सब कुछ इसमें आ जाता है कि लोगों को वेल्स में जाने से रोका जाता है, खाने की जगह में जाने से रोका जाता है, ठीक है। इस तरह से जो भी हिस्टोरिकली ये डेवलप हुई है वो सारी चीजें अनटचेबिलिटी में आती है, ठीक है। आगे आता है द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी पनिशमेंट अंडर दिस आर्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। कई बार इस तरह से स्टेटमेंट दी जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन द पनिशमेंट अंडर दिस आर्टिकल, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं लिखी गई है। बट द पार्लियामेंट इनेक्टेड द SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग punitive मेजरमेंट विच कुड सर्व एज अ डिटरेंस। लेकिन सरकार ने SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 बनाया है, जिसके खिलाफ अगर आप SC के ऊपर कुछ इस तरह से अनटचेबिलिटी या कुछ और अदर चीजें करते हैं तो वो फिर पनिशेबल क्राइम होगा, ठीक है। दिस एक्ट डज नॉट डिफाइन अनटचेबिलिटी। इस एक्ट में भी अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन नहीं लिखी गई। अनटचेबिलिटी उसी तरह होगी जिस तरह से हिस्टोरिकली डेवलप हुई है। फिर अनटचेबिलिटी चाहे वो आप किस तरह से भी हो सकती है, चाहे आपने किसी को खाने से रोका, चाहे किसी को अंदर आने से रोका पब्लिक प्लेसेस पर, या किसी को वेल्स में जाने से रोका, ठीक है, इस तरह से। आर्टिकल 18 है फिर आपका अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कि टाइटल का अबॉलिशन है। टाइटल मींस कि जैसे कईयों ने लिखा होता है अपने पहले जो जिस पुराने जमाने में होता था कि लिख देते थे श्री श्री महाराजा या इंद्रजीत, इस तरह से ये टाइटल है। इंद्रजीत की, इंद्र को जीत लिया तो इंद्रजीत, एक टाइटल लेते थे, एक प्रकार से एक प्राइड का विषय होता था। लेकिन सरकार अब इस तरह से टाइटल नहीं दे सकती। टाइटल क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि सभी इंसान बराबर हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं आंका जा सकता, तो किसी को टाइटल नहीं दिया जाएगा। तो आर्टिकल 18(1) कहता है नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। स्टेट कोई भी टाइटल आपको नहीं देगी, चाहे मिलिट्रिकली हो चाहे एकेडमिकली हो, ठीक है। आगे बात करें, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। अगर कोई भी इंडिया का सिटीजन है वो किसी फॉरेन स्टेट से टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आर्टिकल मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आप टाइटल नहीं दे सकते, लेकिन किसी अदर कंट्री में टाइटल देने का प्रावधान है तो वहां से भी आप टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये कहने का मतलब है। आर्टिकल 18(3) है नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया shall while he holds any office of profit or trust under the state accept without the consent of the president any title from any foreign state। कोई भी व्यक्ति जो बाहर का फॉरेन व्यक्ति है और इंडिया में वर्क कर रहा है, चाहे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है चाहे ट्रस्ट का ऑफिस उसने लिया है, जैसे हमारे डिप्लोमेट्स हो गए, मान लो एक पाकिस्तान का डिप्लोमेट इंडिया में है तो वो चाइना से कोई भी टाइटल नहीं ले सकता, ठीक है। चाइना से या किसी भी अदर कंट्री से नहीं ले सकता जब तक वो इंडिया में है, ठीक है। आर्टिकल 18(4) है नो पर्सन होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोलमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम द अंडर द एनी फॉरेन स्टेट। कोई भी इंडिया का पर्सन जो इंडिया में कोई भी नौकरी कर रहा है, ठीक है, वो किसी बाहरी स्टेट से नहीं ले सकता, कोई भी एमोलमेंट नहीं ले सकता, ठीक है, या किसी भी ऑफिस में जॉब नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये इसलिए रोका गया है क्योंकि हो सकता है कि कोई व्यक्ति है जो इंडिया में काम कर रहा है, कोई ऑफिस ले रहा है और किसी मतलब मान लीजिए कि डिफेंस मिनिस्ट्री का कोई एम्प्लॉय है या कोई अधिकारी है, वो पाकिस्तान से कुछ एमोलमेंट ले रहा है, तो हो सकता है उस एमोलमेंट के बदले में वो देश से गद्दारी कर सके, ठीक है। तो इस तरह से एमोलमेंट वो नहीं ले सकता। इस भारत रत्न वायलेशन ऑफ आर्टिकल 18। भारत रत्न एक आपका टाइटल तो है, जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो क्या ये वायलेशन नहीं है आर्टिकल 18 की? तो देखते हैं। द कन्फरमेंट ऑफ भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री एटसेट्रा आर नॉट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 18। ये आपके चाहे भारत रत्न हो, पद्म विभूषण हो, पद्मश्री हो, या चाहे और कोई जो आपके प्राइज हो, वो आर्टिकल 18 की वायलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल जो हैं आपके अच्छे काम के लिए दिए जाते हैं एकेडमिक एरियाज में, ठीक है। तो ये जो देश का, हमारे देश के जो सिटीजन है उनके द्वारा अच्छे काम किए जाते हैं और ये उनके उसको प्रोत्साहन के लिए उनको मतलब प्राइज दिए जाते हैं, ना कि उनको टाइटल दिए जा सकते हैं। बट दे कैन नॉट यूज अ टाइटल एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सुफिक्स और प्रीफिक्स। जैसे किसी को भारत रत्न मिला, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला, तो सचिन तेंदुलकर इस तरह से अपना नाम नहीं लिख सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ठीक है। इसको सुफिक्स या टाइटल या प्रीफिक्स, नाम से पहले नाम के बाद नहीं जोड़ा जा सकता, ठीक है। हालांकि ये वायलेशन नहीं है, लेकिन ये एक जो इतना बड़ा मतलब
सम्मान प्राप्त करेगा, उसकी एक ड्यूटी बनती है वो कि इस तरह से इसको यूज ना करे वो, और वो करेंगे भी नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपके आपके ग्रुप 1 फंडामेंटल राइट्स का इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसमें हमने आर्टिकल 14 से 18 के बीच चर्चा करी। तो फ्रेंड्स बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फिर नेक्स्ट चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।